सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। आज के इस सेशन में जैसे कि आप सभी जानते हैं हमने एक मिशन की शुरुआत की है, मिशन मेंस इजी, जिसके तहत हम दिन रात एक कर देंगे, बहुत मेहनत करेंगे और जो मेंस का पेपर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है उसको इजी लगे, वो हमें इजी लगे, ये मेरी श्योरिटी है, लगेगा। ठीक है, उसके लिए दिन रात एक करेंगे, उसके लिए जो चाहिए होगा वो करेंगे। और उसी मिशन में, उसी मुहिम में आज हमारी सेकेंड क्लास है। पहली क्लास हो चुकी है जो लॉजिकल एंड वेरिएबल बेस्ड डीआई की थी। आज इसी में हमारी सेकेंड क्लास है और जिसका टाइटल आप सभी जान गए हैं, डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी। और ये बहुत अच्छी आज क्लास होने वाली है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डिटेल में जाएंगे और सीखेंगे कि क्या क्या पॉसिबल है, कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या टाइप्स हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं हम। ठीक है, तो सभी के सभी स्टूडेंट्स पूरी एनर्जी, पूरा फोकस, सबका ध्यान यहीं पे होना चाहिए और आप सारे के सारे बच्चे सीखते जाएं ध्यान से। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी। आज की क्लास में कॉन्सेप्ट डिस्कशन भी होगी और क्वेश्चंस भी होंगे, सब कुछ होगा। ज्यादा बेटर अगर आप इस चीज को समझोगे ना, तो ये है बेसिकली डेटा की सफिशिएंसी चेक करना। डेटा की सफिशिएंसी चेक करना। ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या होता है? ठीक है, इसका क्या फॉर्मेट होता है, कैसे डेटा आता है इसके अंदर, कैसे कैसे सॉल्व करना होता है, सारी बातचीत अभी हम करेंगे। एक बार सारे बच्चे आप कंफर्म कर दीजिए, किसी तरह का टेक्निकल इशू तो नहीं है। आवाज अच्छे से आ रही है, दिखाई सुनाई अच्छे से दे रहा हूं, सब कुछ परफेक्टली दिखाई सुनाई दे रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग सर। प्रीलिम तो निकलते नहीं, मेंस की करा रहे हो आप, प्रीलिम की कराओ। प्रीलिम भी होगा, मेंस भी होगा और सच बताऊं तो आज मेंस ऐसे होगा कि हर बच्चे को समझ आएगा, ये मेरी श्योरिटी है। मेंस इस तरीके से पढ़ेंगे कि हर एक को समझ आएगा। एक बार सारे बच्चे अटेंडेंस लगा दें अपनी अपनी, लाइक बटन पे कर दें टैप, एक साथ सारे के सारे बच्चे लाइक बटन पे टैप कर दें, अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दें और आज सीखते हैं, कुछ बात करते हैं और देखते हैं क्या होता है डेटा सफिशिएंसी के अंदर। डेटा सफिशिएंसी के अंदर पहले आपको एक केस देते हैं। ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन देते हैं, केस देते हैं, क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन देंगे, वो बताएंगे कि भाई एक ट्रेन है, उसने एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया जिसकी लेंथ x है और उसको क्रॉस करने में 40 सेकंड लग गए, उसकी स्पीड जो है वो x-20 मीटर पर सेकंड है, ऐसा लिख देंगे। और उसके बाद फिर आपसे पूछेंगे फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब क्या होगा, जो आपको उसने केस दिया या क्वेश्चन में डेटा दिया, उसके बाद ये सवाल पूछा, अब क्या होगा कि इसमें जो डेटा आपको दिया हुआ होगा ना क्वेश्चन के अंदर, वो सफिशिएंट नहीं होगा। आप देखोगे कि यार इसने तो कुछ बताया ही नहीं है, स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस टाइम या इसका कुछ कॉम्बिनेशन चाहिए होता है या कोई रिलेशन चाहिए होता है, ना टाइम सीधे से दिया ना डिस्टेंस सीधे से दिया, सब डेटा इनडायरेक्ट है, इनसफिशिएंट सा डेटा है स्टार्टिंग में क्वेश्चन में। ठीक है, इनसफिशिएंट सा डेटा देगा। उसके बाद आपको वो देगा स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। ठीक है, मान लो उसने 3 स्टेटमेंट्स दिए आपको। आपको ये चेक करना है कि इन स्टेटमेंट्स के किस कॉम्बिनेशन से, मतलब इसमें कुछ डेटा होगा, कुछ डेटा इसमें दिया गया आपको, इसमें वो बता रहा है कि स्पीड किसी दूसरी ट्रेन की इतनी है और वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है इतनी देर में और हमारी ट्रेन की स्पीड से 300 मीटर पर सेकंड कम है, ऐसा कुछ डेटा देगा आपको। ठीक है, तो कुछ कुछ डेटा देगा, आपने देखना है कि इस स्टेटमेंट से निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे। सबसे पहला स्टेप होता है ओनली चेक करना। ठीक है, ओनली चेक करते हैं सबसे पहले हम कि ओनली 1 से हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर ओनली 2 के डेटा से हो रहा है कि नहीं हो रहा, ओनली 3 के डेटा से हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आप चेक करो, या तो ओनली 1 से हो रहा होगा या फिर ओनली 2 से हो रहा होगा, ओनली 3 से हो रहा होगा, इनमें से कुछ कुछ हो रहा होगा। मान लो कि किसी भी ओनली से ना हो रहा हो, किसी भी ओनली से ना हो रहा हो, फिर आप पेयर बना के चेक करोगे
कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के कॉम्बिनेशन से हो रहा है, स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 के कॉम्बिनेशन से हो रहा है, या फिर स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 1 के कॉम्बिनेशन से हो रहा है। आप ये चीज चेक करोगे। आपने ये चीज चेक कर ली, मान लो इसमें से भी किसी से नहीं हुआ, फिर आप तीसरी चीज चेक करते हो, स्टेटमेंट 1 प्लस स्टेटमेंट 2 प्लस स्टेटमेंट 3 के कॉम्बिनेशन से हो रहा है। ठीक है, मान लो इनमें से कोई एक आपका आंसर आ गया, तो डायरेक्टली कभी भी अगर सिंगल स्टेटमेंट से आंसर आ जाएगा तो उसकी पेयरिंग नहीं करोगे आप कभी भी। मतलब मान लो ओनली स्टेटमेंट 2 से आंसर आ गया ना, ओनली स्टेटमेंट 2 से आंसर आ गया तो आप कभी भी ये दोनों चेक नहीं करोगे, क्योंकि अगर ओनली स्टेटमेंट 2 से आ रहा है तो आप बिना बात किए एक्स्ट्रा स्टेटमेंट जोड़ रहे हो उसके अंदर। ठीक है, ओनली स्टेटमेंट 2 से आंसर आ जाएगा तो स्टेटमेंट 1 और 3 के साथ पेयर बना के कभी चेक नहीं करोगे उसको। ठीक है, ओनली स्टेटमेंट 2 से आंसर आ गया तो स्टेटमेंट 1 और 3 के कॉम्बिनेशन चेक करोगे बस आप। ठीक है, ये जरूरी है। और इनमें से कोई भी एक पेयर बन गया ना, कभी भी फिर तीनों का पेयर चेक नहीं करोगे, क्योंकि 2 से आंसर आ रहा है तो तीसरी क्यों डालनी है बीच में। ठीक है, तो बिल्कुल बेयर मिनिमम पे लेके चलना है आपने, कि अगर ओनली 1 से हो रहा है तो आप वो वाला कोई भी नहीं लोगे जिसमें 1 प्रेजेंट है, इसमें और इसमें 1 प्रेजेंट है तो वो 1 वाला चेक नहीं करोगे। ओनली 1 से हो रहा है, 2 और 3 के ओनली से नहीं हो रहा तो 2 और 3 के पेयर से चेक कर लो फिर। ठीक है, तो इस तरीके से अभी क्या है, ये ना थोड़ा थ्योरेटिकल बातें हो रही हैं अभी ज्यादा, तो ना ऐसे फील हो रहा होगा कि सर चीजें दिमाग से नहीं समझ आ रही, ऊपर जा रही है, मजा नहीं आ रहा। मे भी थोड़ा फील हो सकता है क्योंकि थ्योरेटिकल है, जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा। हमने कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ डेटा की सफिशिएंसी को चेक करना है कि दिया गया डेटा हमारे काम का है या नहीं है, सफिशिएंट है या नहीं है, इस बारे में बातचीत करनी है। अब व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके 2 कारण हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, सबसे पहले आपके पेपर में बहुत ज्यादा आता है ये। ठीक है, आपके पेपर में बहुत आ रहा है ये, आपके पेपर में आप अच्छे खासा एक अच्छा खासा एक 5 से 6 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसके, वो मेंस में 5 से 6 क्वेश्चंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है वेरी लेस टाइम टेकिंग होता है। अगर आपको इसके अंदर एक बार थोड़े से भी प्रो हो गए ना, थोड़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली आपने, तो वेरी लेस टाइम टेकिंग होता है, बिल्कुल टाइम नहीं लेता ज्यादा, ये बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो इसमें एक्यूरेसी भी अच्छी रहती है। हाँ, प्रैक्टिस नहीं है तो यही गड़बड़ भी करता है, प्रैक्टिस करो, मेन बात वो है, एक्यूरेसी भी रहती है, तो शॉर्ट मार्क्स निकलते हैं इसमें से। ठीक है, तो अभी हम इसी बारे में आगे अभी डिस्कशन करने वाले हैं, बिल्कुल काम माइंड के साथ, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल शांत होके पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है, जल्दी से कोशिश करो इसको करने की, फटाफट से सारे के सारे बच्चे। शुरुआत कर रहे हो ना, जब आप चीजें सीख रहे हो तो आप एक चीज का ध्यान रखा करो, आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा लिखो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो आप क्वेश्चंस को, ज्यादा से ज्यादा लिखो, और ना ऐसे करोगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। शुरू में आप ज्यादा लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पूरा फोकस बच्चे, पूरा फोकस। देखो क्या दिया गया, व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट, आपको क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए आर्टिकल का। आर्टिकल का क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। अब अगर क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, तो उसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। पहली स्टेटमेंट में आपको कहता है एन आर्टिकल is marked by T% and sold at 20% discount and profit earned is 144%। बढ़िया।
मैं इस डेटा का इस्तेमाल करके सीपी एसपी एमपी के बीच की रेशियो निकाल सकता हूं। वैसे तो इतना कहना बहुत होगा, पर हम निकाल लेंगे, चलो ठीक है, हमने निकाल ली, चलो मान लो हम निकाल भी रहे हैं। सीपी और एसपी की रेशियो क्या आ जाएगी? सीपी एसपी की रेशियो आ जाएगी, देखो 44% का प्रॉफिट हुआ है। 44% का प्रॉफिट होने का क्या मतलब होता है? 4% का 11 गुना, 1/25 का 11 गुना, 11/25 का प्रॉफिट हुआ है। मतलब 25 की चीज पे 11 का फायदा, 36 हो गई वैल्यू। उसके बाद एमपी एसपी की क्या रेशियो है बच्चे? वो कह रहा है कि डिस्काउंट दिया गया 20% का, यानी कि 1/5 का, मतलब 5 की चीज को 4 में बेचा गया। ठीक है, बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। इसको सेम कर लो, ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है, इनको सेम कर लो, इसको 36 बना दो, इसको 9 से गुना किया, इसको भी 9 से गुना करो। ठीक है, 45 36, 45 36, ठीक है। तो ये बन गया, ये बन गया। सीपी एसपी एमपी की आपस में रिलेशन बन जाएगा यहां से। सीपी एसपी एमपी क्या आ जाएगा? 25 36 45, 25 36 45। ठीक है, बढ़िया। ये निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, ये तो हो गया, इससे सिर्फ यही निकल के आएगा और कुछ नहीं निकल के आएगा। यहाँ पे ये T% है, टोटली मींस अननोन। जो चीज अननोन है उससे आप कुछ निकाल नहीं सकते, वो बस आपके मन को बहलाने के लिए लिखी हुई है। बट एक सिंपल सी बात बताऊं, T% में निकाल सकता हूं, उसका कोई फायदा नहीं है। T% में यहां से देख सकता हूं, सीधा सीधा 20 का मार्कअप किया हुआ है 25 पे, 80% मार्कअप किया हुआ है। वो टी की वैल्यू 80% है, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो खत्म। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? इफ द डिस्काउंट परसेंटेज इज 40%, देन द प्रॉफिट इज ₹16। कह रहे कि अगर इफ कह रहे इफ अगर डिस्काउंट परसेंटेज 40% हो तो प्रॉफिट जो होगा वो 16 रुपए का होगा। चलो, एक कंडीशन है इफ के साथ साथ। ठीक है, मतलब एक कंडीशन में एसपीएमपी की रिलेशन बीच में दे रहा है कि अगर 40% का डिस्काउंट है, यानी कि 2/5 का डिस्काउंट है, मतलब 5 रुपए की चीज को 3 में बेच रहे हो ना, तो जो आपका जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो 16 का हो रहा होगा। ये आपको स्टेटमेंट 2 कह रही है, ये आपको स्टेटमेंट 2 कह रही है। ठीक है, ओके। कह रहे इफ देर इज नो डिस्काउंट ऑफर्ड देन द सेलिंग प्राइस इज 160 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कह रहे इफ नो डिस्काउंट इज ऑफर्ड, व्हेन नो डिस्काउंट इज ऑफर्ड, सीपी इज इक्वल टू एमपी, ये सॉरी एसपी इज इक्वल टू एमपी होता है। जब कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं किया जाता तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस होता है, आपको पता है। कहता है उस केस में 160 ज्यादा होगा, 160 ज्यादा होगा क्या? आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होगा, मतलब सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस से 160 ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस, वो आपको ये कह रहा है। ठीक है, ये 3 बातें हमें अभी तक पता लगी हैं। अब किस हिसाब से, अब देखो इंडिविजुअली किसी से भी निकाल पाओगे क्या? ओनली 1 से सिर्फ रेशियो आ रही है, ओनली 2 से सीपी का अता पता ही नहीं है, और 3 में देखा जाए तो सीपी एमपी का डिफरेंस 160 दिया हुआ है। ये 3 चीजें बताओ, और तो कुछ नहीं है। अब सवाल आता है इंडिविजुअली से ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 से हम नहीं कर पाएंगे। एग्री करते हो? बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा मैं। ओनली 1 से नहीं होगा, ओनली 2 से नहीं होगा, ओनली 3 से नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन अराइव्स कि अगर मैं 1 और 2 को कंबाइन करूं तो क्या हो जाएगा? तो मेरा जवाब है यस, हो जाएगा। क्योंकि 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 हमारे लिए क्या होता क्या है, स्टेटमेंट 1 और 2 को अगर मैं कंबाइन करूं तो मैं जानता हूं कि सीपी और एमपी है 25 और 45 यूनिट में। अगर मैं इस पे डिस्काउंट दे रहा हूं 40% का, 40% का डिस्काउंट दे रहा हूं, मतलब 2/5 का डिस्काउंट दे रहा हूं। इसका 2/5 कितना होगा बच्चे? 5 से काटोगे तो आपको मिलेगा 9, 9 का डबल 18, 18 का अगर मैं इसमें डिस्काउंट दे दूं तो मुझे मिलेगी वैल्यू 27 यूनिट सेलिंग प्राइस। और उस केस में कह रहे हैं कि आपको जो फायदा हो रहा है यहाँ पे 2 यूनिट का, ये 2 यूनिट जो है ना, ये 16 रुपए के बराबर है। किसके बराबर है? 16 रुपए के बराबर है। तो अगर 2 यूनिट की वैल्यू 16 रुपए हो जाएगी तो 25 यूनिट की वैल्यू 25 गुना 16 यानी कि 400 रुपए हो जाएगी। तो 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से हो सकता है, 1 एंड 2 के कॉम्बिनेशन से पॉसिबल है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से पॉसिबल है। अब आ जाओ 1 और 3 के कॉम्बिनेशन से।
1 और 3 के कॉम्बिनेशन में कहता है कि अगर मैं कोई भी डिस्काउंट ना दूं ना, अगर मैं कोई भी डिस्काउंट ना दूं ना, सीधा मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस को बराबर कर दूं, मींस 25 की चीज है ना, 45 का मार्केट प्राइस है ना, तो 45 ही सेलिंग प्राइस रखूं। तो कहता है जो डिफरेंस आएगा ना, जो यहां पे 20 यूनिट का आ रहा है, जो यहां पे 20 यूनिट का आ रहा है डिफरेंस, वो 20 यूनिट की वैल्यू 160 है। ठीक है, बढ़िया, यही बात कह रहा है वो। इफ नो डिस्काउंट इज ऑफर्ड देन द सेलिंग प्राइस इज 160 मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो ये जो 20 यूनिट इनके बीच का डिफरेंस है, ये 20 यूनिट 160 के बराबर है। 20 यूनिट अगर 160 के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ गई, 25 यूनिट की वैल्यू 25 गुना 8 आ जाएगी, बात खत्म। बोलो क्या बोलते हो, बताओ, फर्स्ट और थर्ड से हो जाएगा? बोलो बोलो क्या बोलते हो? अच्छा, 2 यूनिट की वैल्यू 16, 1 यूनिट की वैल्यू 8 आई थी ना, वो कॉस्ट प्राइस 200 आएगा पिछले केस में, इस केस में भी कॉस्ट प्राइस 200 ही आ रहा है। तो फर्स्ट एंड थर्ड के कॉम्बिनेशन से हो रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड के कॉम्बिनेशन से बिल्कुल हो रहा है। अब बच गया एक ही कॉम्बिनेशन, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड, लेट्स सी सेकंड एंड थर्ड कर पाओगे, सेकंड एंड थर्ड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? लेट्स सी, देखते हैं सेकंड एंड थर्ड के कॉम्बिनेशन से आंसर आया नहीं आ रहा। आ गया तो मजा आ जाएगा, आ गया तो मजा आ जाएगा। वो क्या कहता है कि अगर कोई भी डिस्काउंट ऑफर ना किया गया हो, सुनना मेरी बात, कोई भी डिस्काउंट ऑफर ना किया गया हो तो सेलिंग प्राइस 160 ज्यादा है मार्क प्राइस से। ठीक है, मतलब सीपी, एसपी, एमपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो 160 है, हमें ये पता लग रहा है। ओके, उसके बाद वो क्या कहता है पता है? अब इतना तो हमें थर्ड से पता चला है, और इसके अलावा क्या यहां पे सेकंड से क्या पता चल रहा है कि अगर मैं 40% का डिस्काउंट दे दूं तो ये 16 रुपए का प्रॉफिट होता है। 40% का डिस्काउंट दे दूं मतलब 5 रुपए की चीज को, 5 रुपए की चीज को 2 का डिस्काउंट देके 3 यूनिट में बेचूं, ठीक है, ऐसा कह रहा है वो आपको। तो यहां पे 16 रुपए का प्रॉफिट होता है, मतलब ये वैल्यू जो है 16 ज्यादा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 कम हो जाएगी। ये इसमें देखो 16 जोड़ोगे तो ये आती है वैल्यू। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। बट वहीं दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं कि 5 यूनिट और इस वैल्यू के बीच में 160 का डिफरेंस है। ओ ओ ओ, अगर 5 यूनिट और इस वैल्यू के बीच में 160 का डिफरेंस है तो जरा घटा दो 5 यूनिट में से, 3 यूनिट माइनस 16, 160 का डिफरेंस आ गया। तो ये आ गया 2 यूनिट प्लस 16, 160 का डिफरेंस आ गया, 2 यूनिट 144, 1 यूनिट की वैल्यू 72 आ गई। यहाँ पुट कर दो, पुट कर दो, क्या दिक्कत है? 216 माइनस 16 कॉस्ट प्राइस आ गया। तो सेकंड एंड थर्ड से भी पॉसिबल है। तो मेरा जवाब आएगा एनी टू स्टेटमेंट्स टुगेदर, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू स्टेटमेंट्स विल टेक यू टू द आंसर। अब ऑब्वियसली 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 इतना सब लिख के, इतना सब सॉल्व करके नहीं करना था इस सवाल को। अब देखो, अभी तो क्या है, आप बिगिनर हो, आप इस तरीके से करो। धीरे धीरे जब आप कॉन्फिडेंट होने लग जाओगे ना, तो आप बहुत जल्दी करने लग जाओगे। तब कैसे करोगे वो मैं एक बार आपको हिंट दे देता हूं बढ़िया सा, ठीक है? कैसे मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मुझे दिख रहा है, जैसे ही मुझे प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज दिखेगा दिमाग में, मुझे एकदम से प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर याद आ जाएगा, और मैं देखूंगा कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं सीपीएसपी एमपी की रेशियो निकाल सकता हूं। ठीक है, उसके बाद अब मुझे दिख रहा है कि सीपीएसपी एमपी की रेशियो आ गई, तो एमपी को 40% कम करूंगा तो 16 का फायदा होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड से आंसर से आ जाएगा, क्योंकि एक एग्जैक्ट वैल्यू इन्वॉल्व है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट में अगर मैं देखूं तो सिंपली सीपी और एमपी का डिफरेंस दिया हुआ है, सीपी एमपी की रेशियो यहां से आ रही है, सीपी एमपी का डिफरेंस दिया हुआ है, फर्स्ट और थर्ड से भी हो जाएगा। बात आई सेकंड और थर्ड की, तो मुझे यहां दिख रहा है कि मेरे पास सीपी एमपी का डिफरेंस है, और उसके बाद 40% डिस्काउंट देके 16 का प्रॉफिट हो रहा है। सिंगल वेरिएबल, सिंगल इक्वेशन इन्वॉल्व है, तो बड़े आराम से सारी चीजें निकल आएंगी इसमें भी। बस ये सोचना, ये थॉट प्रोसेस रखनी ही इसको मजबूत बनाएगी, डेटा सफिशिएंसी को, और विद टाइम वो बहुत स्ट्रांग होती जाएगी। सो आपको समझ आया कि नहीं आया, मैं एक बार बस ये जानना चाहूंगा। ठीक है,
एक बार, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। समझ आया कि नहीं आया जल्दी से बता दो, लाइक बटन पे टैप कर दो फटाफट से जिसने नहीं किया। और एक अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा, 3 स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं, कॉन्फिडेंस पूरा बना के, लेट्स सी, पेशेंस के साथ, टाइम पूरा दूंगा, 1.5 मिनट दूंगा, आप सॉल्व करने वाले बनो, आराम से सॉल्व करो। बच्चों ये स्पैम करने वाले बच्चे मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये बात बोलते हैं कि भाई मुझे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस लगातार मैसेज करने हैं, मुझे लगातार चैट में पार्टिसिपेट करना है बस। ये मुझे डायरेक्ट आप मुझे हिंट देते हो ये चीज़ का। प्लीज़ बच्चों ये बहुत अच्छा कंटेंट है, मैं आपके लिए बहुत ज़रूरी एक प्रोजेक्ट लेके चल रहा हूँ मेंस को इजी बनाने का, आप प्लीज़ पार्टिसिपेट करो इसके अंदर, ठीक है। अब आपको क्या क्या मिल रहा है, सबसे पहले बिल्कुल पेशेंस के साथ क्वेश्चंस को रीड करते हैं। पेशेंस के साथ रीड करोगे गलती नहीं होगी। PQR आपको कह रहे हैं, PQR 3 लोग हैं जिन्होंने एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है। ये पार्टनरशिप चैप्टर का क्वेश्चन है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, मतलब इसने बताया ही नहीं कि इनकी इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है। पहले पर्सन ने 12 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया, दूसरे पर्सन ने 3 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया, और तीसरे पर्सन ने 12-3 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया। मतलब यहाँ पे इन 2 जगहों पे वेरिएबल है, मतलब किसी भी एक का पता लग गया तो दूसरे का पता लग जाएगा, ये भी क्लैरिटी है, ठीक है। उसके बाद कहता है आप टी की वैल्यू बताओ, बहुत बढ़िया। अब क्यू की जो इन्वेस्टमेंट है वो 50% ज्यादा है पी की इन्वेस्टमेंट से, मतलब पी क्यू की रेशो आ जाएगी इससे। फिर कह रहा है आर की इन्वेस्टमेंट डबल है क्यू की इन्वेस्टमेंट से, मतलब आर क्यू की रेशो आ जाएगी, बेसिकली पी क्यू आर की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी यहाँ से, पी क्यू आर की इन्वेस्टमेंट की रेशो आ जाएगी यहाँ से, बिल्कुल आ जाएगी। उसके बाद कहता है एट द एंड ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप जब खत्म होगी तो प्रॉफिट अर्न बाय देम इज 700, और जिसमें से आर को मिलेगा 100, मतलब आर को 1/7 शेयर मिलेगा। मतलब मुझे पी क्यू आर की इन्वेस्टमेंट पता है, उसके साथ साथ अगर मैं इस वेरिएबल को घुमा दूं, वेरिएबल डाल दूं बीच में, तो देखा जाए तो वेरिएबल ही द मेजर रेशो आएगी, वेरिएबल डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 1/7 मतलब फर्स्ट ओनली से नहीं आएगा, सेकंड ओनली से नहीं आएगा, बस फर्स्ट और सेकंड से हो जाएगा। वैसे थर्ड ओनली से भी नहीं आएगा क्योंकि कोई डेटा नहीं है टाइम का, ठीक है। तो बढ़िया क्या है, फर्स्ट और सेकंड के कॉम्बिनेशन से हो जाएगा। फर्स्ट से इन्वेस्टमेंट की रेशो आ रही है, सेकंड से प्रॉफिट की रेशो आ रही है, तो इन्वेस्टमेंट की रेशो और प्रॉफिट की रेशो के कॉम्बिनेशन से आंसर आ जाएगा। और लास्ट में देखोगे तो फिर प्रॉफिट शेयर है पी आर का, पी में 12 महीने है, आर में 12-T महीने है, तो यहां से भी आ जाएगा 1:2 की रेशो में, क्योंकि पी और आर की इन्वेस्टमेंट की रेशो यहां से आ जाएगी और पी और आर के प्रॉफिट की रेशो यहां से आ जाएगी, तो फर्स्ट और थर्ड से भी आ जाएगा। सेकंड और थर्ड से आएगा क्या, सेकंड और थर्ड से सिर्फ पी क्यू आर की इन्वेस्टमेंट का, पी क्यू आर की उसका पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट का नहीं पता चलेगा, सेकंड थर्ड से नहीं आएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर एंड फर्स्ट एंड थर्ड टुगेदर इज योर आंसर। तो इधर फर्स्ट एंड सेकंड और फर्स्ट एंड थर्ड, डी ऑप्शन विल बी योर आंसर। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आया होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तो करके भी दिखाऊंगा अभी, ठीक है। शुरू में सीख रहे हो, आपको कर करके भी दिखाऊंगा, बट धीरे धीरे आप आदत बनाओ कि बिना सॉल्व किए आपको आने लग जाए, बस ये आदत बनानी है आप सबने। अब देखो फर्स्ट से क्या निकल के आ रहा है, देखो ध्यान से, फर्स्ट से क्या निकल के आ रहा है कि क्यू ने 50% ज्यादा इन्वेस्ट किया है पी से, क्यू ने 50% ज्यादा इन्वेस्ट किया है पी से, तो पी ने अगर 2 इन्वेस्ट किया है तो उससे 50% ज्यादा क्यू ने इन्वेस्ट किया 3, ठीक है, ऐसा है। और आर की इन्वेस्टमेंट डबल है क्यू की इन्वेस्टमेंट से, क्या कहता है, आर की इन्वेस्टमेंट, आर इन्वेस्टेड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ क्यू, तो 3 का डबल 6, इतनी इन्वेस्टमेंट की है इसने, 236 की रेशो में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। सेकंड में क्या पता चल रहा है, सेकंड में पता चल रहा है कि प्रॉफिट जो होगा ना वो क्यू का 100 होगा और टोटल प्रॉफिट होगा 700, तो क्यू का प्रॉफिट शेयर और टोटल प्रॉफिट जो होगा
उसकी रेशियो 1/7 है, बस ये पता चल रहा है। टोटल प्रॉफिट 700 है तो क्यू को मिलेगा 100, ठीक है। और लास्ट में पता चल रहा है पी और आर के प्रॉफिट शेयर की, मतलब पी और आर का, मतलब पी का प्रॉफिट और आर का प्रॉफिट, इसकी रेशियो आपको पता चल रही है 1/2 है, ठीक है भैया। ये तीन चीजें आपके पास हैं, ये तीन चीजें आपके पास है। अब देखो फर्स्ट और सेकंड के कॉम्बिनेशन से कैसे आएगा आंसर, व्हेन वी टेक फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर, फर्स्ट एंड सेकंड को टुगेदर लेंगे तो कैसे आंसर आएगा। हमने मान लिया भाई 236 की इन्वेस्टमेंट की रेशियो है और उसके बाद टाइम की रेशियो है 12t है एंड 12 - t, 12t 12 - t, ये टाइम की रेशियो है। तो इन्वेस्टमेंट की रेशियो को टाइम की रेशियो से गुना कर दो, सो यू विल गेट 24:3t 6 टाइम्स ऑफ 12 - t। 3 से काट दिया, 3 का 8 गुना, 3 का 1 गुना, 3 का 2 गुना, सो यू विल गेट 8:t/24 - 2t, ये रेशियो आ गई, ठीक है। अगर आप Q का शेयर देखोगे, अब देखो ये फर्स्ट और सेकंड के अभी ये सारा डेटा ना फर्स्ट से निकल के आया है, ये फर्स्ट से निकल के आया है क्योंकि 12t और 12 - t क्वेश्चन में दिया हुआ था। 236 आपका फर्स्ट स्टेटमेंट से आया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से नेट ये निकल के आया कि ये प्रॉफिट की रेशियो है, ठीक है। अब इस प्रॉफिट की रेशियो का इस्तेमाल करना है आपने इसके साथ, भाई Q का शेयर कितना होगा, T होगा, और टोटल कितना होगा 8 + t + 24 - 2t, ठीक है। तो t - 2t हो गया -t, और 24 + 8 कितना हो जाएगा 32। सो इसकी रेशियो आ रही है आपके पास 1/7। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं हम इसके अंदर। t की वैल्यू मोस्ट प्रोबेबली 4 आ रही है शायद इसके अंदर, देख रहे 70 - t 80 80 32, मेरे हिसाब से t की वैल्यू 4 आ रही है, तो इधर से t की वैल्यू 4 आ जाएगी। उसके बाद आप जब फर्स्ट को, ये फर्स्ट से निकला डेटा को फोर्थ से कंबाइन करोगे तो 8/24 - 2t, इसकी वैल्यू है 1/2, ठीक है। तो बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अगेन, 16 24, t की वैल्यू इधर से 4 आ जाएगी। तो फर्स्ट और सेकंड के कॉम्बिनेशन से आंसर आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड के कॉम्बिनेशन से आंसर आ रहा है। बट अगर आप सेकंड और थर्ड को कंबाइन करोगे तो हाँ, तीनों की आपस में प्रॉफिट की रेशियो आ जाएगी, बट आपको इन्वेस्टमेंट का पता नहीं है तो आप प्रॉफिट की रेशियो टी के साथ निकाल नहीं सकते। तो सेकंड और थर्ड से कोई आंसर नहीं आएगा, फर्स्ट और थर्ड से आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड से आ जाएगा, ठीक है। सो ये बस आपको ना थोड़ा पता लगाना था क्वेश्चन को देख के। एक बार सारे बच्चे मुझे एक साथ बता देंगे समझ आया कि नहीं आया। मेरा आज पूरा फोकस इस पे है कि आपका डेटा सफिशिएंसी के मिथ्स और डर को दूर करना है। और पहले दूसरे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, क्या समझ आ गए हैं अच्छे से। एक बार सारे बच्चे एक साथ बता दो। कोई अगर ऐसा बच्चा जिसने सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और अगले सवाल का जवाब दे दो फटाफट से। ये भी क्वेश्चन आया था, इसको डेटा सफिशिएंसी नहीं बोलेंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप था जो आपके पेपर में आया था, तो आप पहले करके दिखाओ इसको। अगला क्वेश्चन आपका डेटा सफिशिएंसी का ही है, उस पे आएंगे। पहले थोड़ा सा ना, कई बच्चे थोड़ा सा परेशान हो गए हैं और उनके पेपर में ये सवाल आया था तो वो देख के परेशान हो गए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फटाफट से सॉल्व करो। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 इन द गिवन सीक्वेंस। कितने नंबर है जो डिविजिबल बाय 3 होंगे गिवन सीक्वेंस में। कोशिश करना जरा, ये पेपर में आया था आपके सवाल। छोड़ो, मैं कराता हूं। देखो इसने क्या दिया है, एक नंबर सीरीज दी है आपको। सुनना मेरी बात, जितने बच्चे ध्यान से सुनेंगे बड़ा मजा आएगा। एक नंबर सीरीज दी है आपको इसने, जिसके अंदर ए बी सी डी अननोन है, ठीक है। ए बी सी डी क्या है, अननोन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। ए बी सी डी अननोन है। उसके बाद ए बी सी डी निकालने के लिए उसने तरीका दिया है, आपको पी और क्यू निकालने पड़ेंगे, आपका ए बी सी डी निकल जाएगा, ठीक है। पी क्या है, कहते हैं पी जो है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF है, किसका, एल और एम का, वेयर एल एंड एम आर को प्राइम नंबर्स। एल और एम जो है ना को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स
ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर जो होता है ना वो 1 होता है, ठीक है। कॉमन फैक्टर जो होता है ना सिर्फ और सिर्फ 1 होता है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, ठीक है। कोप्राइम नंबर जो होते हैं ना उनका कॉमन फैक्टर जो होता है ना वो 1 होता है, ठीक है। परेशान नहीं होना बच्चे, ध्यान से सुनना है मेरी बात को, ठीक है। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई दो नंबर है, मान लो एक नंबर है 15, एक नंबर है मान लो 8, फैक्टर तो बहुत सारे हैं इसके, 3 भी है, 5 भी है, 1 भी है, 15 भी है। इसका देखोगे तो 1 भी है, इसका 2 भी है, इसका 4 भी है, इसका 8 भी है, बट कॉमन फैक्टर देखोगे ना तो इन दोनों का सिर्फ 1 है। तो इसलिए इन दोनों को बोलते हैं कोप्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं बच्चे? कोप्राइम नंबर्स बोलते हैं इनको, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर 1 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो या स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर हो, कोई मर्जी हो, वो 1 ही होगा। तो HCF जो आएगा इसका क्या आएगा? 1 आएगा। तो इससे हमें पता चल गया कि P की वैल्यू है 1, ठीक है, बढ़िया। उसके बाद स्मॉलर रूट ऑफ, छोटे वाला रूट किसका? इस वाली इक्वेशन का। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट तो 8 आए और डिफरेंस जो आए वो 2 आए, कौन सा होता है? 4 और 2, 4 और 2 होते हैं। -2 है यहाँ पे तो -4 + 2 लूंगा मैं, ठीक है। इनका प्रोडक्ट -8 आएगा, -4 + 2 करूंगा तो -2 आएगा। साइन रिवर्स कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा? +4 -2, ठीक है। अब इतना हो गया सेटल। वो कहता है स्मॉलर रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं, ये दोनों रूट्स हैं इस इक्वेशन के। स्मॉलर रूट कौन सा है? -2, ठीक है। तो हमें क्या लेना है? Q की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। तो P की वैल्यू भी आ गई, Q की वैल्यू भी आ गई, बड़ी बेसिक सी बात है, ठीक है। अब A की वैल्यू क्या आएगी? A की वैल्यू आएगी P² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस Q, Q क्या है? -2। सो ये वैल्यू आ गई 1 माइनस ऑफ -2 यानी कि 3। तो A की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? A की वैल्यू आ गई 3, यहां लिख दी हमने, ठीक है। उसके बाद A की वैल्यू 3 आ गई, तो फिर पता है वो क्या कह रहा है? B - A मतलब B - 3, ठीक है, इज इक्वल टू P + 1 का स्क्वायर मतलब 1 + 1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस Q, Q तो -2 है। सो B की वैल्यू क्या आ जाएगी? B - 3 इज इक्वल टू 2, तो B की वैल्यू आ गई 5। B की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? 5। क्या इतनी बात क्लियर है? पहले मेरे को बता दो। अरे वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया। कई बच्चों ने तो सॉल्व भी कर दिया, शाबाश। उसके बाद आगे आ जाओ, आगे आगे। उसके बाद इस पे आ जाओ, C - B, B की वैल्यू है 5, तो C - 5 इज इक्वल टू P + 2 का स्क्वायर मतलब 1 + 2 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस Q है तो Q की वैल्यू तो -2 है, ठीक है। तो 9 - 2 हो गया 7, 7 + 5 हो गया 12। तो C की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? 12। बहुत ही सही, बहुत ही बढ़िया, 12 आ गई वैल्यू। C की वैल्यू क्या आ गई? 12। उसके बाद आगे बढ़ो, D - C, D - 12, P + 3 का स्क्वायर 1 + 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। उसके बाद प्लस Q है, प्लस Q कितना हो जाएगा? -2। सो ये आ जाएगी वैल्यू 14 और ये 12 जुड़ जाएगा आके, सो ये बन जाएगी 26। कितनी आ गई बच्चे वैल्यू? 26, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बन गई आपके पास? इक्वेशन बन गई, ये नंबर्स बन गए 18, उसके बाद ABCD यानी कि 3 5 12 26 और लास्ट में 124 तो है ही। तो आपसे सवाल, ये पूरी की पूरी सीरीज बन गई आपके पास, ये सीरीज बन गई। तो कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 इन द गिवन सीक्वेंस। 3 से कटने वाले नंबर्स कौन कौन से हैं? ये 3 से कटता है, ये 3 से कटता है, ये 3 से कटता है। क्या ये 3 से कटता है? नहीं कटता। तो ये सिर्फ 3 नंबर है जो 3 से कटते हैं। 3 नंबर्स आर देयर जो 3 से कटते हैं। फिर Q को -2 क्यों लिया? इट वॉज अ पॉजिटिव रूट, नेगेटिव रूट है भाई, क्या बात कर रहे हो? +4 -2 इसके रूट्स आएंगे ना, साइन रिवर्स नहीं किया क्या? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A² + 3B + 5C - 4D। ये आप खुद से करना, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना इसका आप मेरे को, ठीक है। इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। A² + 3B + 5C - 4D इन वैल्यूज का इस्तेमाल करते हुए कर लेना कैलकुलेट। अभी बिना बात की टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसके अंदर बेसिक सा रहेगा। अब एक और सवाल आपके सामने है बच्चे,
इस सवाल के अंदर आपको बहुत खुशी होगी देख के कि आपको सिर्फ दो स्टेटमेंट्स दिए इन्होंने, तो दो स्टेटमेंट्स के कॉम्बिनेशन से आपने मेरे को आंसर बताना है क्या होगा, जल्दी से बता दो। एक बार रुकना, हमने अभी तक, ठीक है करो। सर एचसीएफ हर एक नंबर का एक होता है? नहीं भाई, को प्राइम नंबर्स का एक होता है, हर एक को प्राइम नंबर का एक होगा, हर एक नंबर का कैसे एक होगा? टाइम इज अप। क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि मेरे को दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स में सेम तरह का डेटा दिया हुआ है? ठीक है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं बच्चे, फोकस सुनना पूरा। कह रहे कि रक्षित है एक, रक्षित ने दो आर्टिकल्स खरीदे हैं जिसको उसने नाम दिया ए और बी। ठीक है, ए और बी खरीदे हैं, उसके प्राइसेस हैं ₹P एंड ₹Q। ठीक है, और दोनों के दोनों आर्टिकल्स पे 100 रुपए का मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया है उसका, तो P+100 आ गया पहले वाले का टोटल कॉस्ट प्राइस, और Q+100 आ गया टोटल कॉस्ट प्राइस दूसरे का। ठीक है, ये प्राइसेस आ गए, हमने P+Q की वैल्यू बतानी है। ठीक है जनाब, अब कह रहा है कि रक्षित अगर 25% का प्रॉफिट पहले पे कमा रहा है, 30% का प्रॉफिट दूसरे पे कमा रहा है, और ओवरऑल प्रॉफिट इतने परसेंट का कमा रहा है, पहले का प्रॉफिट परसेंटेज, दूसरे का प्रॉफिट परसेंटेज, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज, तो क्या मैं इनका इस्तेमाल करके पहले वाले का कॉस्ट प्राइस और दूसरे वाले के कॉस्ट प्राइस की रेशियो निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूं। एलिगेशन याद है, जब हम प्रॉफिट परसेंटेज पे एलिगेशन लगाते हैं, जब हम प्रॉफिट परसेंटेज पे एलिगेशन लगाते हैं बच्चों, तो हमें क्या मिल जाएगा? जब आप एलिगेशन लगाओगे तो आपको कॉस्ट प्राइसेस की रेशियो मिलती है, तो इधर से कॉस्ट प्राइसेस की रेशियो आ जाएगी आपके पास पहले वाले से। सिमिलरली दूसरे वाले पे कह रहा है 10% का प्रॉफिट पहले वाले पे होता, 120% का प्रॉफिट दूसरे वाले पे होता, तो ओवरऑल प्रॉफिट यहां पे 70% का हो जाता। बिल्कुल सिमिलर, फिर से क्या आ जाएगी? CP1 CP2 की रेशियो आ जाएगी। भैया हेलो, क्या करें फिर इसमें? पहले में भी सिर्फ CP1 CP2 की रेशियो आ रही है, दूसरे में भी CP1 प्लस CP2 की रेशियो आ रही है, तो पहले में भी CP1 CP2 की रेशियो, दूसरे में भी CP1 CP2 की रेशियो। क्या कोई एग्जैक्ट डेटा दिया इसने कहीं दोनों में? नहीं दिया, तो निकालोगे कैसे? दोनों से ही नहीं निकल रहा, कॉम्बिनेशन से भी नहीं निकल रहा, और दोनों ही अगर सेम आर्टिकल्स हैं तो दोनों का रेशियो भी सेम आएगी आपके पास। ठीक है, दोनों आर्टिकल्स की रेशियो भी सेम आएगी आपके पास, तो कॉस्ट प्राइसेस की दोनों में सेम डेटा आ रहा है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, कोई लिंक नहीं है डायरेक्टली, कोई टोटल कॉस्ट प्राइस निकालने का तरीका नहीं है। द आंसर विल बी बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। कितने बच्चों को समझ आ गया? शाबाश, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन जिसमें सिर्फ दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं बच्चे, पूरा फोकस, ये कर दोगे अब आप? कॉन्फिडेंस आ रहा है आप में? सर ऊपर दिया है ना ऊपर, तो क्या हो जाएगा उससे? उससे कुछ भी नहीं होगा। आप डिफरेंस सम कुछ मर्जी निकाल लो, कुछ निकल के थोड़ी आएगा, फिर भी दो वेरिएबल सिंगल इक्वेशन ही बनेगी। सर ऊपर क्वेश्चन में था ना, पी पर वेरिएबल था ना बच्चे, दो वेरिएबल एक इक्वेशन कैसे निकालोगे?
जिन बच्चों ने कर दिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया मेरी बात सुनो ध्यान से, जिन्होंने कर लिया वो भी अप्रोच देखो ठीक है या नहीं है। कह रहे कि जो ट्रेन फर्स्ट वाली ट्रेन की जो लेंथ है ना और सेकंड वाली ट्रेन की जो लेंथ है उसका ट्वाइस है। मतलब ट्रेन वाई की अगर लेंथ ए है तो इसकी लेंथ 2a होगी। ठीक है, वो ऐसा कह रहा है। ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से, फोकस नहीं है कई बच्चों का, मैं देख रहा हूं। इसकी लेंथ अगर a है तो इसकी लेंथ हो जाएगी 2a। ठीक है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन वाई, ट्रेन वाई की स्पीड बतानी है, बता देंगे। कहता है ट्रेन x कैन क्रॉस ट्रेन y, मतलब x ने y को क्रॉस किया, टोटल डिस्टेंस 3a का कवर हुआ होगा। 3a का डिस्टेंस कवर हुआ, 30 सेकेंड्स लग गए उसके अंदर। ठीक है, इससे स्पीड क्या आएगी, दोनों की ट्रेन की स्पीड का सम, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मूव कर रहे थे। ठीक है, ये आ जाएगा पहले वाले गिवन डेटा से, ये आ जाएगा। दे वर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी vx प्लस vy। ठीक है, सिंपल सी बात। फिर कहते हैं ट्रेन x एंड ट्रेन y कैन क्रॉस अ पोल इन 45 सेकेंड्स एंड 18 सेकेंड्स। अब ये कितनी बढ़िया चीज है, मैं बताता हूं। देखो कैसे, आपको पता है कि जब एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस होती है, मान लो ये एक पोल है, ठीक है, मान लो ये एक पोल है, एक पोल को एक ट्रेन क्रॉस करती है ना, जब मान लो ये ट्रेन है, तो एक पोल को जब एक ट्रेन क्रॉस करती है ना तो अपनी लेंथ जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ये देखो, एक पोल को जब एक ट्रेन क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो आपको पता है कि दोनों की लेंथ की रेशियो क्या है। सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से। आपको पता है कि दोनों की लेंथ की रेशियो क्या है, 2:1। मतलब आपको बेसिकली पता है कि दोनों की डिस्टेंस की रेशियो क्या हो जाएगी। दोनों जो डिस्टेंस कवर करेंगे उसकी रेशियो हो जाएगी 2:1। दोनों ने जो टाइम लिया है उसकी रेशियो भी आ गई आपके पास 45 एंड 18। 9 से काटोगे 5, 9 से काटोगे 2, तो 5:2 की रेशियो आ गई आपके पास टाइम की। डिस्टेंस की रेशियो आ गई, टाइम की रेशियो आ गई, स्पीड की रेशियो निकाल लोगे। डिस्टेंस ओवर टाइम होता है स्पीड, सो 2/5 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4:5 की रेशियो आ जाएगी स्पीड की। बढ़िया, अच्छी बात है। बट एक बात बताओ, 4:5 रेशियो आ भी गई स्पीड की, तो यहां पुट कर दोगे 4x 5x, तो अभी भी दो वेरिएबल में कार्यक्रम चल रहा है ना, दो वेरिएबल में कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, अभी भी मतलब ऐसे आंसर निकलने वाला नहीं है, क्योंकि इधर a है इधर x आ जाएगा। मान लो 4x और 5x रख दोगे तो ओनली 1 से इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ओनली 2 से आ जाओ। ट्रेन x कैन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 2700 मीटर्स इन 90 सेकेंड्स। मतलब क्या हुआ इसका, ट्रेन x की लेंथ है 2a, उसने एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया। जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ कवर करती है, तो इतना टाइम लग गया उसको, इतना टाइम लग गया। सो ये इससे आपको ट्रेन की स्पीड मिल जाएगी। बट अगेन ट्रेन की स्पीड एक और वेरिएबल में, आप मान लो इसको उठा के आप इसमें पुट कर दो x की स्पीड में, तो अगेन एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल, अगर मैं स्टेटमेंट 1 का यूज ना करूं तो। ठीक है, तो ओनली 2 से भी कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सिंगल इक्वेशन में एक से ज्यादा वेरिएबल बन रहे हैं, तो कुछ निकल के नहीं आ रहा। नाउ क्वेश्चन अराइव्स कि दोनों से भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि दोनों के कॉम्बिनेशन से आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा। सो लेट्स कम टू दैट पॉइंट, दोनों के कॉम्बिनेशन से आंसर आएगा कि नहीं आएगा, चलो देखते हैं। अब फोकस रखना, मैं करके दिखाता हूं आपको कि दोनों से आंसर आएगा कि नहीं आएगा। सबसे पहले ट्रेन एक्स की बात करते हैं। ट्रेन एक्स ने अपनी लेंथ जितना डिस्टेंस जो कि 2a थी वो कवर किया था कितने समय में, 45 सेकंड में। कितने समय में, 45 सेकंड में। सुनना मेरी बात ध्यान से, अपनी लेंथ जितना डिस्टेंस कवर किया था 45 सेकंड में। और ट्रेन एक्स ने ही एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर दिया 2700 मीटर लंबा 90 सेकंड के अंदर। मतलब जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, इतना डिस्टेंस कवर होता है। ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, इतना डिस्टेंस कवर होता है। और ये डिस्टेंस इसने 90 सेकंड्स में कवर किया है। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात देखो, यहां पे 2700 मीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर हो गया और उसमें 45 सेकंड ज्यादा लग गए। मतलब 2700 मीटर का डिस्टेंस 45 सेकंड में कवर हो रहा है। तो मीटर पर सेकंड में स्पीड निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे, 60 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको करके दिखाया, 2 मिनट पहले, जस्ट अभी 1 मिनट 2 मिनट पहले आपको मैंने स्पीड्स की रेशियो निकाल के दिखाई। क्या उससे
आप निकाल लोगे कि दोनों की स्पीड्स क्या क्या है। जब दोनों की स्पीड्स आ जाएंगी, सुनना मेरे ध्यान से, तो वही तो चाहिए, फाइंड द स्पीड ऑफ y। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से आंसर आ जाएगा। विद द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द स्टेटमेंट्स यू विल गेट द आंसर। अब इसको हम बिना सॉल्व किए कैसे करते, देखो हम नहीं हो पाएगा पहली स्टेटमेंट से, ये तो अंदाजा आपको बिना सॉल्व किए ही लग रहा होगा, पर दोनों स्टेटमेंट से हो जाएगा, इसका अंदाजा कैसे लगेगा मैं बताता हूं। ठीक है, आपको पता है कि ट्रेन एक्स के लिए उसने प्लेटफॉर्म का डेटा दिया है 90 सेकंड, और ट्रेन एक्स के लिए ही उसने पोल का डेटा भी दिया है 45 सेकंड। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक्स की स्पीड आ जाएगी। ये देख लूंगा मैं, ये देख लूंगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपने टाइम एंड वर्क के ट्रेन वाले सेक्शन में किया होगा, जिसमें एक ट्रेन एक पोल को इतने सेकंड में क्रॉस करती है और इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में करती है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व किया, तो बड़े आराम से हम एक्स की स्पीड निकाल लेंगे, ये हमें पता लग जाएगा। और दूसरा, हमें पता है कि लेंथ की रेशियो क्या है, तो यहां पे हमारी डिस्टेंस की रेशियो आ रही है, डिस्टेंस की रेशियो आ गई, टाइम की रेशियो आ गई, तो स्पीड की रेशियो आ जाएगी। एक स्पीड हमें पता है तो दूसरी स्पीड हम निकाल लेंगे। सिर्फ इतनी अंडरस्टैंडिंग रख के आप बता सकते थे कि बोथ स्टेटमेंट से आंसर आ जाएगा। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस मुझे ये बता दो, क्या समझ आ रही है मेरी बातें, डेटा सफिशिएंसी आसान लग रही है कि नहीं लग रही, क्योंकि अगर नहीं लग रही है तो फिर मेरे यहां होने का कोई मकसद नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मेंस को आसान बनाने का जो ये मैंने मिशन लिया है, ये मेरे अकेले से नहीं होगा, आपको भी पूरा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको भी पूरे फोकस के साथ इस सेशन को देखना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, ये जो बिना पेन चलाए वाला अप्रोच है ना, वो धीरे धीरे आएगा, एकदम से नहीं आएगा बच्चे, वो धीरे धीरे आएगा। अभी आप लिख लिख के करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लिख लिख के करो। थोड़ा सा समझदारी, ध्यान से, वो भी फोकस के साथ। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वेसल ए है, एक वेसल बी है। ठीक है, बात हो रही है वेसल ए की और वेसल बी की। फोकस के साथ सुनना बच्चे, जब तक फोकस नहीं होगा समझ नहीं आएगा। तो कह रहे हैं कि पहले वाले में मिल्क वाटर हम बता रहे हैं आपको, कितना है मिल्क वाटर पहले वाले में, 5-7, तो मैं इसको 5x और 7x ले लूंगा। ठीक है, और इसको 8y और 9y ले लूंगा। ऐसा क्यों लूंगा बच्चों में, क्योंकि 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 इसने बताया नहीं है कि इन दोनों को मिक्स किया है तो किस रेशियो में किया है, ऐसा कुछ आइडिया नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब वो क्या कहता है, सुनना मेरी बात को ध्यान से। कहते हैं 28.56% ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम वेसल ए इज रिमूव्ड and mixed with vessel B, then the amount of water in vessel B is 271 milliliter। ठीक है, बढ़िया। ऑलरेडी वेसल बी में वाटर कितना है, ऑलरेडी वेसल बी में वाटर कितना है, 9y। वेसल ए से कितना वाटर लिया आपने, अगर 28.56% मतलब 2/7, ठीक है, 28.56% होता है 2/7। अगर आपने 2/7 मिक्सचर लिया है ना, ठीक है, तो इसका भी 2/7 निकलेगा, इसका भी 2/7 निकलेगा। हमें तो वाटर से मतलब है, तो इसका 2/7 होगा 2x। ठीक है, तो कहता है ये मिला के ना वाटर हो जाएगा 271। ठीक है, एक इक्वेशन, पहले से हमें ये मिलेगा बस, पहले से हमें ये मिलेगा बस। क्या ओनली वन से आंसर आ जाएगा, निकाल के दिखाना, सिर्फ इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके आंसर निकाल के दिखाओ, निकालो,
आप इधर 1 और 2 बोल रहे थे ना, सिर्फ इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके आंसर निकाल के दिखाओ। कमाल है। दूसरी स्टेटमेंट से क्या मिल रहा है मेरे को, कह रहे मिल्क बी का 85 ज्यादा है मिल्क ए से। मिल्क बी का है 8y और मिल्क ए का है 5x, वो 85 ज्यादा है। हाँ, आप कह रहे थे ना इधर 1 और 2, तो सिर्फ 2 से निकाल के दिखाओ एक बार मेरे को, सिर्फ 2 से निकाल के दिखाओ। निकाल लोगे क्या सिर्फ 2 से? नहीं निकाल पाओगे। दो वेरिएबल, दो इक्वेशन चाहिए होंगी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आंसर आ जाएगा। दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व करोगे ना, तो आपने सबने लीनियर इक्वेशन सॉल्व की होगी, एलिमिनेशन मेथड है ना। इसको इसका कॉफिशिएंट और इसका कॉफिशिएंट सेम करके ऐड कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू पुट कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x और y की वैल्यू आ जाएगी ना, तब आप बता सकते हो कि वाटर कितना है। ठीक है, आपको वाटर बताना हो अगर वेसल ए में, तो x की वैल्यू चाहिए होगी, तो x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तभी x की वैल्यू आएगी, तभी वाटर पता लगेगा कितना है। द आंसर इज बोथ। सी ऑप्शन इज द आंसर। द आंसर इज बोथ। सर निकल जाएगा हिट एंड ट्रायल से। हिट एंड ट्रायल ऑलवेज हैव मोर देन वन पॉसिबिलिटी, ये हमेशा ध्यान रखना। ये हिट एंड ट्रायल नहीं लगता डेटा सफिशिएंसी के अंदर। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है हिट एंड ट्रायल लगेगा, किसने कह दिया एक्स और वाई इंटीजर होंगे? जो नलायक कह रहा है हिट एंड ट्रायल लगेगा, किसने कह दिया कि एक्स और वाई इंटीजर होंगे? ये कैपेसिटीज हैं, ये इंटीग्रल होनी जरूरी है क्या? कैपेसिटी 7.56 मिलीलीटर नहीं हो सकती क्या? या ये वैल्यू 89.37 मिलीलीटर नहीं हो सकती? हो सकती है ना, तो इंटीजर होना है। ये किसने कहा है? हिट एंड ट्रायल तो तब लगाते हो ना जब पता लग रहा हो इंटीग्रल आनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, तो आपका बहुत से आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। आनंद की प्राप्ति हो जाएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दिया आपने तो, मजा आ जाएगा। करो। अब एक बच्चा कह रहा है, रुको, एक बच्चा कह रहा है फर्स्ट इक्वेशन से मिक्सचर निकाला क्यों नहीं? आपको निकालने से मतलब है या जो उसने डेटा दिया उससे मतलब है? निकाल के मैं इधर लिख भी दूंगा, इसका 2/7 निकाल दूंगा, इसका 2/7 निकाल दूंगा, बचा हुआ कितना लिख दूंगा। बट करना क्या है, उसने आपको डेटा किसका दिया है? उसने आपको डेटा दिया है वेसल बी के वाटर का, तो सिर्फ उस पर ध्यान रखो ना कि मैंने वेसल बी का वाटर लिखना है कितना है। वहां मैं लिख भी दूंगा तो होच पोच हो जाएगा, बिना बात का एक्स्ट्रा डेटा लिख दूंगा। यही हम गलती करते हैं, बिना बात का एक्स्ट्रा डेटा। हाँ, 2/7 इसका भी निकलेगा, 2/7 इसका निकलेगा, फिर वो सब डाल देंगे उसमें, मिल्क भी बढ़ेगा, वाटर भी बढ़ेगा, पर हमें मतलब तो सिर्फ वाटर से है ना, क्योंकि डेटा तो उसने वाटर का दिया है ना मेरे भाई। तो 9y वाटर ऑलरेडी है, इसका 2/7 कितना होगा? 2x, वो वाटर और बढ़ जाएगा, तो टोटल वाटर इतना हो जाएगा। तो हमें सिर्फ उससे मतलब होना चाहिए। शंभू हिट एंड ट्रायल से नहीं निकलेगा यार, कैसी बात कर रहे हो यार? 50 पॉसिबिलिटी बना दूंगा मैं हिट एंड ट्रायल से। यूनिक आंसर चाहिए तुमको। एकदम मजेदार सवाल है।
देखो क्या होगा, बढ़िया क्वेश्चन है, जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं किया मेरी बात सुन ध्यान से। कह रहे कि स्कीम ए है कोई और वो R% इंटरेस्ट ऑफर करती है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफर करती है, और आपने R की वैल्यू बतानी है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R। ठीक है, कह रहे इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 2p by 5 रुपीज, मनी इन्वेस्टेड फॉर 11 ईयर्स फॉर 0.25%, मतलब 1/4 ऑफ R% फॉर 11 ईयर्स, तो इंटरेस्ट जो आएगा SI पे वो आधा होगा किसका, जो अमाउंट P पे आएगा इन्वेस्टेड फॉर स्कीम ए फॉर 2 ईयर्स। ओके, ये तो हो जाएगा, पहले से हो जाएगा बड़े आराम से, क्योंकि एक ही वेरिएबल है जो R है, बाकी तो सब मिथ्या है। देखो जरा क्या हो रहा है इसके अंदर, अगर आप करोगे ना, ध्यान से समझना, 2p by 5 है, एक साल में कितना इंटरेस्ट आता है इसका, R/4%, R/4%, परसेंटेज का 100 लग जाएगा नीचे, तो 11 साल में कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 11 साल में। ठीक बात है, 11 साल में इतना आ जाएगा। कहते हैं ये जो आएगा ना ऐसे इज हाफ, हाफ है ये वैल्यू जो है ना, ये हाफ है, किसका हाफ है, अगर आप P को इन्वेस्ट करोगे 2 साल के लिए R% कंपाउंड इंटरेस्ट, स्कीम ए का मतलब ही कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, तो यहां से आप इंटरेस्ट निकाल दो, हाफ ऑफ P का, सुनना मेरी बात ध्यान से, ऐसा सुनना मेरी बात ध्यान से कैसे होगा। अब सबसे पहली बात, मैं P कॉमन निकाल के काट दूं, P कॉमन निकाल के कट जाएगा, P कॉमन निकाल के यहां से कट गया, ठीक है, एक ही इक्वेशन बन गई R के अंदर। क्या इसमें R की क्वाड्रेटिक बन जाएगी, R की एक यूनिक इक्वेशन, एक इक्वेशन बन जाएगी, और जब R की एक ही इक्वेशन बन रही है तो क्या मैं R निकाल सकता हूं, सिंगल वेरिएबल सिंगल इक्वेशन, बताओ जवाब दो, बताओ बताओ, जवाब दो, जवाब दो, क्या मैं निकाल पाऊंगा, एक कॉमन सेंस है, बताओ। सिंपल सी बात है बिल्कुल, एक सिंगल इक्वेशन सिंगल वेरिएबल, क्या निकल जाएगा। अब कहोगे कि सर इसको सॉल्व करके दिखाओ, तो समझदारी नहीं है, क्योंकि बिना बात का तामझाम है, इसको मैं सॉल्व भी करूंगा तो देखो ये 2 टाइम्स कट गया, इस 2 से इसको काट दिया, और फिर ये आ गया R/500, इधर से आ गया 1 + R/100 का स्क्वायर -1, इस 1 को इधर ले जाओ, R/500 + 1 इज इक्वल टू 1 + R/100 का स्क्वायर, तो ये सॉल्व हो जाएगा, कहने की बात है, इधर से R की वैल्यू आ जाएगी, आप पुट करके भी अंदाजा लगा सकते हो कि R की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, और सॉल्व भी हो जाएगा, सिंगल वेरिएबल सिंगल इक्वेशन, ठीक है, तो 1 से ओनली 1 से हो जाएगा, ओनली 1 कैन बी योर आंसर, बट ओनली 1 यहां भी प्रेजेंट है और यहां भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो एक बात तो पक्की है कि एनी 2 स्टेटमेंट्स टुगेदर आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि सिंगल 1 से आ रहा है, और नन ऑफ द स्टेटमेंट्स टू आंसर ये भी नहीं होगा, क्योंकि ओनली 1 से आ रहा है, तो या तो आपका आंसर होगा पहला, दूसरा या तीसरा, तो आपको उसके लिए चेक करना पड़ेगा। दूसरे से चेक करते हैं, कह रहे हैं अगर x को इन्वेस्ट किया स्कीम ए के अंदर 2 सालों के लिए, तो हाँ ठीक है, मुझे पता कितना इंटरेस्ट आएगा, सिमिलर जैसे इसमें P को इन्वेस्ट किया था 2 सालों के लिए, वैसे इस बार x को इन्वेस्ट कर दिया 2 सालों के लिए, ठीक है, सेम बात है, और कहता है उससे अमाउंट मिलेगा 3600 रुपए, ठीक है, और अगर 16x by 25 को अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा R-10 पे 2 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो अमाउंट मिलेगा 1936। लो भाई, पहले वाला और दूसरे वाला एक तरह से सेम बात ही है, क्योंकि जब आप इनकी रेशियो निकालोगे 3600 और 1936 की, तो उस समय लेफ्ट हैंड साइड x से x कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर भी सिर्फ r वेरिएबल, डिनोमिनेटर में भी r वेरिएबल, राइट साइड में एक परफेक्ट रेशियो होगी 3600 और 1936 की, तो बड़े आराम से इससे भी हो जाएगा, तो आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन विल बी योर आंसर। फर्स्ट और सेकंड, थर्ड चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार सीखने के लिए चेक कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ₹Q इन्वेस्टेड इन स्कीम में फॉर 2 years and 3 years नहीं निकाल सकते, इसमें ना प्रिंसिपल है ना रेट है, तो डिफरेंस का करोगे क्या, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, थर्ड से होगा भी नहीं, वैसे भी नहीं होगा।
सर 11 रह गया, अरे अरे माफी चाहूंगा, 11 रह गया जो, लिख दो भाई लिख दो, ठीक है चलो कोई बात नहीं, वो मेजर चीज नहीं है इसलिए छूट गई, मेजर चीजें छूट जाती हैं अक्सर, मेजर चीजें जो ना हो वो छूट जाती हैं, ठीक है। द आंसर विल बी फर्स्ट और सेकंड, ओनली वन और ओनली टू, इधर वन और टू को लिखने का एक दूसरा तरीका भी होता है ओनली वन और टू, ठीक है। तो बड़े आराम से हो जाएगा, कहने की बात है एक वेरिएबल एक इक्वेशन, यू कैन इजीली गेट द आंसर। सेकंड में भी सेम सिचुएशन बन रही है, एक वेरिएबल एक इक्वेशन, यू कैन इजीली गेट द आंसर, ठीक है। बट थर्ड में ऐसा कुछ नहीं बन रहा, सो द आंसर इज बी ऑप्शन। ये पूरा कभी सॉल्व करने बैठो तो तुम खुद सोच के बैठो, 5 मिनट लग जाएंगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में, पहले वाले से आंसर निकालने में, दूसरे वाले से आंसर निकालने में। तो क्या समझदारी है डेटा सफिशिएंसी में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना? नो, यू जस्ट नीड टू चेक इक्वेशन। ज्यादा आपको पड़ी है तो इक्वेशन बना के छोड़ दो, हाँ इससे अब आगे आर तो आ ही जाएगा, वैसे इधर से भी निकाल दोगे तो एक पॉइंट पे छोड़ दोगे कि इससे आर तो आ ही जाएगा, तो बस इससे आ जाएगा, इससे आ जाएगा, बट इससे नहीं आएगा। द आंसर इज फर्स्ट, इधर 1 और 2 या ओनली 1 और 2। मूविंग फॉरवर्ड, इसमें भी 3 स्टेटमेंट्स हैं बच्चों, पूरा फोकस, टूट पड़ो। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट भाई मेरे, फटाफट से। खत्म सवाल है बिल्कुल, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो पहली लाइन का कोई मतलब नहीं है, बस वैसे ही ना लेंथ बढ़ाने के लिए दी हुई है। कह रहा है आर्टिकल को ना हमने ना कुछ परसेंटेज से मार्क कर दिया, ठीक है, कर दिया तो फिर क्या करें, ये लिख के क्यों हमारा काम बढ़ा रहे हो। फिर कह रहे हैं दैट इज के रुपीज, ये भी नहीं निकालना, सिर्फ आपको वो पूछ रहा है मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज क्या, मतलब अपने काम की चीज निकालो, फालतू की लाइनें मत पढ़ो इसके अंदर क्या है, ठीक है। सबसे पहले कहता है के, जो कि ऑब्वियसली मार्क प्राइस था, तो के इज मार्क्ड एट 80% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये आर्टिकल का नाम है के, ठीक है, ये जो बोल रहा है आर्टिकल का नाम है के, रुपीज के नहीं है, तो आर्टिकल का नाम है के, कहता है उसको 80% ऊपर मार्क कर दिया। तो भैया पहली स्टेटमेंट से क्या मिलेगा आपको, पहली स्टेटमेंट से आपको मिलेगा सीपीएमपी की रेशियो, और लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो 80% मतलब 4/5 अबव, तो 5 पे 4 ज्यादा यानी कि 9। दूसरी से क्या मिलेगा, दूसरी से क्या मिल रहा है, देखो डिस्काउंट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आपको सीपी एसपी एमपी की रेशियो मिल जाएगी। अगर आपको उसने डिस्काउंट दिया हुआ है और प्रॉफिट भी दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंटेज से एमपीएसपी की रेशियो आ जाती है, प्रॉफिट परसेंटेज से सीपीएसपी की रेशियो आ जाती है। मर्ज कर दोगे जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में था, तो सीपीएसपी एमपी की रेशियो आ जाएगी। उसके बाद कहता है इफ ही सेल्स द आर्टिकल एट मार्क प्राइस, प्रॉफिट होगा 28, मतलब सीपी और एमपी का डिफरेंस जो है वो 28 है। कह रहे सेल्स द आर्टिकल एट मार्क प्राइस, मतलब एसपी और सीपी को बराबर कर दें, हम डिस्काउंट ना दें, एसपी और एमपी को बराबर कर दें, डिस्काउंट ना दें, तो सीपी की चीज एमपी में भेज दें तो 28 का फायदा हो रहा है। तो सीपी और एमपी की रेशियो है, उनका डिफरेंस 28 रख दोगे तो सीपी निकाल लो, एसपी निकाल लो, एमपी निकाल लो, कुछ मर्जी निकाल लो, ठीक है। तो ओनली 2 से हो सकता है, तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपका आंसर ये नहीं हो सकता कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्टेटमेंट्स, क्योंकि ओनली 2 से आ रहा है। ये भी नहीं हो सकता ओनली 3, एनी ऑफ 2 भी नहीं हो, एनी ऑफ द स्टेटमेंट नॉट सफिशिएंट भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर होगा या तो फर्स्ट या फिर सेकंड। तो सेकंड, फर्स्ट चेक करने के लिए फर्स्ट और थर्ड के कॉम्बिनेशन से चेक करो, ठीक है। तो हमें थर्ड से क्या मिलेगा, देखो थर्ड से मिल रहा है एक तो डिस्काउंट परसेंटेज, ओके, डिस्काउंट परसेंटेज से क्या मिलेगा, एमपीएसपी की रेशियो, ठीक है, एमपीएसपी की रेशियो मिल जाएगी। सीपीएमपी की यहां मिल गई, एमपीएसपी की यहां मिल गई, तो सीपीएसपी एमपी तीनों की मिल जाएगी, ठीक है। प्रॉफिट बता दिया 56 है, तो कॉस्ट प्राइस भी आ जाएगा, सेलिंग प्राइस भी आ जाएगा, मार्क प्राइस भी आ जाएगा, तो सेकंड, फर्स्ट और थर्ड से भी हो जाएगा। द आंसर इज ए ऑप्शन, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड से हो रहा है, ओनली 2 से हो रहा है, तो ओनली 2 या फिर फर्स्ट एंड थर्ड टुगेदर, इस तरीके से करना था। एकदम मजेदार, एकदम बिल्कुल बढ़िया वाला। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मैं दे दूंगा, बिल्कुल पक्के वाली दे दूंगा। आप दोबारा सॉल्व करना इस सेशन को, देखो अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हो ना,
इस सेशन को एक बार दोबारा रिकॉर्डेड जरूर देखना, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होंगे। ये जो मेरा मिशन है ना, मिशन मेंस इजी, ये मेरे साथ आपको भी पूरा लगना पड़ेगा तभी सक्सेसफुल होगा। मेरे अकेले से चाहे मैं बोल बोल के चला जाऊं दिन रात यहाँ पे, मैं यहां से कुछ नहीं निकल के आएगा। जब तक आप मेरे साथ नहीं लगोगे ना, तब तक कोई फायदा नहीं है। और एक चीज का ध्यान रखना, लेवल अभी कम है, पिछली 1 क्लास में भी कम था, सेकंड में भी कम है, ये धीरे धीरे बढ़ेगा और मैं सिस्टमेटिकली सीढ़ियां चढ़ूंगा ताकि मुश्किल ना लगे, ठीक है। और आप सारे के सारे बच्चे बस पार्टिसिपेट करते रहो, अच्छे से सेशन में अटेंड करते रहो, कोई क्लास मिस मत करो, चाहे लाइव देखो चाहे रिकॉर्डेड देखो, पर देखो जरूर, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, ठीक है। एक होमवर्क दे रहा हूं, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप सबने बताना है। आपने बताना है पीक्यू की कौन कौन सी फॉर्मेशन बन सकती है इनमें से, ठीक है, ये बताना है। पीक्यू में क्या क्या आ सकता है, इनमें से 1 और 2 आ सकता है, 2 और 3 आ सकता है, 1 2 2 4 क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, ये बताना है आपने। ये होमवर्क क्वेश्चन है आप सबका। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। मजा आया कि नहीं आया ये भी जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा हो जो बेसिक से हाई लेवल पढ़ना चाहता है, जिसके बेसिक्स वीक हैं, तो वो अनअकैडमी पर आओ, मेरा अल्फा कोर्स चल रहा है, उसमें से पढ़ लो आके, ठीक है। आपकी मर्जी है, आपकी कॉल है, अफोर्ड कर सकते हो और नहीं कर सकते तो स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पे बने रहो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो, कोई क्लास मिस ना हो आपकी, ताकि, ठीक है। बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन आपकी देखो, अनअकैडमी पे जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, बहुत सिंपल है, एक सब्सक्रिप्शन लो, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, हिंदी, कंप्यूटर, जितना भी सब्जेक्ट्स आते हैं, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, पूरी कंप्लीट एक्सेस मिल जाती है आपको अनअकैडमी पर एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेके। जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम पे एक सब्सक्रिप्शन में पूरी मूवीज देखो, वैसे अनअकैडमी पर एक सब्सक्रिप्शन में सारी क्लासेस अटेंड करो, पुरानी जो हो चुकी हैं वो रिकॉर्डेड देखो, आगे जो होने वाली है उनको लाइव देखो, सबकी अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाती है आपको अनअकैडमी पर। तो आप में से जो बच्चा आना चाहे आ सकता है, बहुत बढ़िया डिटेल में पढ़ सकता है। अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर दो सबसे ऊपर। और एक चीज का ध्यान रखना, रेफरल कोड का जरूर इस्तेमाल करना, उससे आपकी फीस कम हो जाती है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। रेफरल कोड क्या है, TT10, ये रेफरल कोड है, यहां पे डालना है आपको वो रेफरल कोड, ठीक है। नीचे देखो डू यू हैव अ रेफरल कोड लिखा हुआ है ना, वहां पे लिख देना TT10, इससे आपकी फीस जो होगी ना वो मैक्सिमम कम हो जाएगी, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। और 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन लेना सबसे बेस्ट है। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ कहां मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, मैं चेक कर लेता हूं, है ना, उस पर क्लिक करो, उस पर ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हाँ, टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहां पे आपको क्लास में पीडीएफ दे देता हूं मैं, ठीक है। सो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, मचाते रहो, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचा दो, और आप भी मेंस को इजी जो हम बनाने जा रहे हैं उस मुहिम का हिस्सा बन जाओ, और आपका फायदा है। आपको जब आप पेपर में जाके बैठोगे ना, आपको पूरा पेपर आसान लगेगा, फिर अपने हिसाब से खेल खेलना पेपर के अंदर। सो गुड बाय, टेक केयर।